नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय, जो पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, पत्रकारिता के शोधार्थियों के लिए और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए गंगा सागर की तरह है। एक ऐसा तीर्थ जहाँ सभी तरह की पत्रकारिता की विधाओं का संगम है। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विजय दत्त श्रीधर जी, जो संस्थापक और संयोजक हैं ज्ञान तीर्थ सप्रे संग्रहालय के। विजय दत्त जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो इतिहास से बहुत सीखता है और इतिहास को संजोना, सही मायनों में संजोना बहुत दुष्कर कार्य है। कहाँ से ये विचार आया कि इस ज्ञान तीर्थ की स्थापना की जाए? 1983 में मुझे एक काम मिला था। उस समय मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई आरंभ हो रही थी और पाठ्यक्रम बन रहे थे। यह विचार था कि हिंदी में पत्रकारिता की पाठ्यपुस्तकें तैयार हों और यह भी आया कम से कम मध्य प्रदेश की पत्रकारिता को एक प्रामाणिक इतिहास बने, जो हमें पता चले कि आखिर हम किस परंपरा के लोग हैं। ठीक बात। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने, उनके जो संयुक्त संचालक थे उस समय डॉक्टर शिव कुमार अवस्थी, उनकी पहल पर यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, क्योंकि तब तक मेरे समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में पत्रकारिता पर और पत्रकारों पर, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं पर और पत्रकारों पर मेरे आलेख छपने लगे थे। तो एक धारणा ये बन गई थी कि हम इस काम को कर सकते हैं। तो जब ये किताब तैयार हुई, क्योंकि हम लोगों 6 लोगों ने मिलकर वो किताब तैयार की थी। राजेश बादल थे उसमें, शिवनराग पटेरिया थे, अम्बा प्रसाद श्रीवास्तव थे, स्वराज प्रसाद त्रिवेदी थे, भाई रतन कुमार थे, गंगा प्रसाद ठाकुर थे। तो मध्य प्रदेश को 6 खंडों में बाँट कर ये तैयारी करवाई। फिर ये हुआ कि अब इसको संपादन करना है। तो संपादन करना है तो क्रॉस वेरिफिकेशन जैसे कहते हैं, प्रति परीक्षण के लिए हमारे पास संदर्भ मौजूद रहना चाहिए। तो उसकी तलाश में पूरे मध्य प्रदेश में दौरा करना पड़ा। उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो ज़्यादातर समझ लीजिए जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, फिर आपका रायपुर और बिलासपुर, और जबलपुर तो था ही क्योंकि संस्कार राजधानी, और एक समय में आज़ादी के पहले सबसे महत्वपूर्ण केंद्र वही हुआ करता था। सब जगह जाना हुआ। कई जगह तो बहुत अंदरूनी इलाकों में भी गए, जैसे कुलदीप सहाय जी थे, उनके यहाँ गए जांजगीर। ये समझ में आया कि ये जो सामग्री है ये एकदम जर्जर है, और यदि ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के पन्ना पलट दिया जाए तो टूट के हाथ में आ जाता है, जैसे सूखा पापड़ टूटता है। जी। तो ये हुआ कि इसको कहीं ना कहीं इसको बचाने की कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो जबलपुर में पंडित रामेश्वर गुरु, ये अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार थे, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार और गणित के सबसे आदर्श अध्यापकों में से एक, त्रिवेणी और समाज सेवी थे, वो एक बार महापौर भी रहे जबलपुर के। उनके यहाँ 2 कमरे भर की सामग्री थी। उनको भी इसी बात की चिंता थी कि इसको कैसे अगली पीढ़ियों तक पहुँचाया जाए। तो सहज भाव से बातचीत होते होते हमारे जो पिछले काम थे, और ख़ास तौर से हम लोग मध्य प्रदेश आंशिक पत्रकार संघ चलाते थे, तो उसमें प्रशिक्षण शिविर लगाते थे पत्रकारों के लिए। तो एक कहते हैं जो एकेडमिक किस्म की एक छवि बन चुकी थी। तो गुरुजी ने चिंता जाहिर की कि इसको एक छत के नीचे इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अब किसी के लिए संभव नहीं है कि इन चीज़ों को बचाया जा सके, क्योंकि बहुत महंगा है, ये समय साध्य भी है, कष्ट साध्य भी है और व्यय साध्य भी है। बातचीत होते होते ये निष्कर्ष निकला कि भोपाल में एक स्थान बनाया जाए। ऐसा गुरुजी की 2 शर्तें थी उसमें। उन्होंने कहा हम सामग्री तो दे देंगे, लेकिन एक तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें लोकप्रिय होने की बीमारी तो नहीं है। तो मैंने कहा आप खुलासा करिए, पहेलियों में तो बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, यदि आपको लोकप्रियता का रोग होगा तो फिर आप जो चीज़ हम आपको देंगे आप किसी को भी दे दोगे। उन्होंने कहा हम ला रहे हैं, फिर आप 2 दिन वापस कर देंगे, फिर वो कहीं वापस नहीं आती। तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, अंग्रेजी में कहावत भी उस तरह की कि वे लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं।
और वे महामूर्ख होते जो पढ़ के लौटा देते हैं। तो कह रहा है हमारी सारे विश्वविद्यालय जितने पुस्तकालय हैं वो इसी में बर्बाद हो गए, और ज़्यादातर बर्बादी ज्ञानियों ने करी है। ये गैर जिम्मेदारी उन्हीं के हिस्से में ज़्यादा आई। फिर दूसरा उनका संकट ये था कि लोग जैसे अखबार या पत्रिका हुई या किताब हुई तो जितना कोना उनके काम का है वो ऐसा लेके उसमें से काटा, उनने ब्लेड लगा दिया या पिन लगा दी, वो काट ले गए। कह लगे ज्ञानी लोग इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आज आपकी ज़रूरत से पूरी हो गई, कल किसी और को भी इसकी ज़रूरत होगी। तो उनका एक सिद्धांत था कि ये जो हमारे घर में संपत्ति रखी है ये बेशकीमती है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, और जब हम आपके हाथों में दे रहे हैं तो ये आपकी भी संपत्ति नहीं हो जाएगी। ये सिर्फ हस्तांतरण है, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना है, तो उन तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। तो हम समझ गए उनकी बात। हमने गुरु जी आप फिक्र मत करिए, हम लोग यहाँ लाइब्रेरी नहीं चलाएंगे, कोई चीज़ हमारे इशू नहीं होगी। जो कागज़ नष्ट होने का सबसे बड़ा खतरा होता है फ़ोटोकॉपी में, क्योंकि उसमें रोशनी होती है, तेज़ आँच होती है उसकी, तो फ़ोटोकॉपी में नहीं होगी। और ऐसी जगह बिठा लेंगे पढ़ने वालों को कि वो वहीं एक जगह बैठ के पढ़ें, और चारों कोनों से हमारे जो सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो उन पर निगरानी भी रखें कि कोई उस पर कलाकारी तो नहीं कर रहा। तो ऐसे बन गया, और इस तरह से इसकी शुरुआत हो गई सप्रे संग्रहालय की। शुरुआत तो हुई थी 73 पत्र पत्रिकाओं के। तो सप्रे संग्रहालय नाम, सप्रे नाम, देखिए हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जानते हैं, हम लोग द्वारका प्रसाद मिश्र को जानते हैं, हम लोग सेठ गोविंद दास को जानते हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले को कोई नहीं जानता था, क्योंकि उनके 1926 में उनका देहावसान हो गया था। तो माधवराव सप्रे एक विभूति थे हिंदी पट्टी में। लोकमान्य तिलक की जो नवजागरण की उग्र विचारधारा थी, क्रांति धर्मी, हिंदी क्षेत्र में नवजागरण के सूत्रधार, अग्रदूत और पुरोधा माधवराव सप्रे थे। तिलक महाराज के केसरी की जो उग्र पत्रकारिता थी उसे उन्होंने हिंदी केसरी के माध्यम से इस हिंदी पट्टी में उन्होंने प्रवाहित किया। हिंदी की पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे ने लिखी। हिंदी में समालोचना शास्त्र का विकास, ये उसका विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत बनाने का काम ये माधवराव सप्रे ने किया। हिंदी में पत्रकारिता के संस्कार उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ में तो निकाला था। ये संस्कारित करने का हिंदी पत्रकार काम उन्होंने किया, और हिंदी में अर्थशास्त्र की शब्दावली माधवराव सप्रे ने तैयार की। फिर माधवराव सप्रे में गुण था, वो युवा प्रतिभाओं में ये पहचान लेते थे कि इस बालक को, इस नौजवान को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसी है कि निबंध प्रतियोगिता उन्होंने आयोजित की, और उस निबंध प्रतियोगिता में माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध ये थी स्वदेशी आंदोलन और बायकाट। तो इसमें पहला निबंध उनके पहले स्थान पर आया, माखनलाल चतुर्वेदी का। वो अध्यापक थे सरकारी स्कूल में। सप्रे जी ने समझा कि ये बड़ा होनहार नौजवान है, इसको एक सही दिशा मिल जाए तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा कार्यकर्ता बन सकता है। तो उन्होंने पत्र व्यवहार करके, जैसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग, हम लोग उससे ये कहें कि उन्होंने उनकी मानसिकता ढालने का काम, राष्ट्रीय आंदोलन से हमने प्रवृत्त करने का काम पत्रों के जरिए किया। और जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म राष्ट्रीय कार्यों के निमित्त हुआ है, ये नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ी, पहले वो प्रभा के संपादक हुए। जब कर्मवीर निकला मध्य प्रांत में आज़ादी की लड़ाई का प्रवक्ता बन के, तो माधवराव सप्रे ने उसका संपादक उन्हीं को बनवाया। आप देखिए माधवराव सप्रे के इस परिष्कार के कारण माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के महान संपादक हुए, हिंदी के महान कवि हुए, हिंदी के महान वक्ता हुए। उन जैसा बोलने वाला संभाषण करता नहीं था, और आज़ादी की लड़ाई के बहुत बड़े सेनानी के सेनापति थे। वो तो झंडा सत्याग्रह उनके नेतृत्व में लड़ा गया। रतौना कसाई खाने के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने किया था 1920 में, वो उसमें सफलता मिली। अंग्रेजी हुकूमत को पहली हार झेलना पड़ी मध्य प्रांत में। तो कितने महान व्यक्तित्व का निर्माण लेकिन माधवराव सप्रे ने किया। द्वारका प्रसाद मिश्र उन्होंने 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए अमृत बाजार पत्रिका भेजा, और शिशिर कुमार घोष जो उसके मालिक संपादक थे, उनको चिट्ठी लिखी कि बहुत होनहार बालक है लेकिन विपन्न है, तो इसको 1 साल की आप पत्रकारिता का प्रशिक्षण दें और 50 महीने वजीफा भी दें, जो स्टाइपेंड मिलती है आजकल ऐसे। तो द्वारका प्रसाद में से लौट के आए, श्री शारदा के संपादक हुए, लोकमत के संपादक हुए, सारथी के संपादक हुए, आज़ादी की लड़ाई के सेनानी हुए, जबलपुर म्यूनिसिपल के अध्यक्ष रहे वो।
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, चाणक्य कहे जा राजनीति के। तो ऐसे लोगों का निर्माण माधवराव सप्रे ने किया। और सप्रे जी को ये लोग गुरु नहीं मानते थे, ये भगवान मानते थे अपना। लेकिन उनके नाम पर कुछ नहीं हुआ था कि उनकी मार्केटिंग का ज़माना था नहीं। और आज़ादी के समय उनका तो 1926 में निधन हो चुका था। तो संतोष कुमार शुक्ल जी, जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग के बड़े अधिकारी थे, वो बड़े भक्त थे सप्रे जी के, बहुत अध्ययन किया था उन्होंने सप्रे जी का। तो उन्होंने सुझाव दिया कि इनके नाम पर सब हो गया है, लेकिन इन्हें बनाने वाले के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, तो उनके नाम पर किया जाए ये। तो ये जो माधवराव सप्रे संग्रहालय जो है, इसमें प्रथम दिवस से, इसकी स्थापना के प्रथम दिवस से ही इसको गवर्नमेंट सरकार का सहयोग प्राप्त है, या पहले इसको निजी तौर पर संचालित किया गया, बाद में गवर्नमेंट ने इसमें सहयोग किया? आरंभ में तो ये अंदाज नहीं था कि सरकार कोई मदद करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। आरंभ में तो इसके जो ताकत थी वो थी हौसला, एक संकल्प, एक जुनून को कुछ करना है, और काम शुरू कर दिया। लेकिन जब हम अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके पास जब गए, उनसे कहा कि जगह हमको मिल जाए तो हम ऐसा काम करना चाहते हैं। अर्जुन सिंह जी बहुत कम बोलते थे, हाँ बस ठीक है। और शाम को तो हमारे यहाँ जनसंपर्क विभाग के जो संचालक थे उस समय सुदीप बनर्जी, वो आए और कहने लगे बास को आपका आइडिया बहुत पसंद आया और इस पर आगे बढ़िए। ये तब भी कुछ नहीं हुआ था, क्या हो कैसे बढ़िए, बढ़े। हमको ये रानी कमलापति महल है कमला पार्क में, पुराना खंडहर, उसके कोने का एक बुर्जा था, 600 वर्ग फुट जमीन होगी। वहाँ पुराने बुर्जे में इसकी शुरुआत हुई 19 जून 1984 को माधवराव सप्रे के 114वें जन्मदिन पर। वो तारीख वही चुनी जो माधवराव सप्रे का जन्मदिन हो। शुरू हो गया, एक आध महीने काम शुरू किया, एक देख लिया कि हाँ काम हो सकता है। तब तक एक दिन हमको 25,000 रुपये का चेक मिला जनसंपर्क विभाग से, पहला था अनुदान। फिर वो 40,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ। लेकिन एक बात का मैं बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही संतोष और बड़े गर्व के साथ उल्लेख करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वो धरती है, लोकतंत्र है, पार्टियाँ आती हैं जाती हैं। आज इसकी सरकार, कल दूसरी सरकार होगी, आज ये मुख्यमंत्री, कल वो मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री बदलेगा तो जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वही बदलती है। मध्य प्रदेश में लेकिन आज तक 40 साल हो गए, अब तो 41 साल हो गए, 41 बरस में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ कि दलों के बदलने से या प्रशासनिक व्यवस्था बदलने से सप्रे संग्रहालय काम में किसी ने अड़ंगा डाला हो। सभी लोगों का बड़ा सहयोगी, और मुझे लगता है कि ये भावना इसलिए है कि मध्य प्रदेश में एक संस्कार है, कला, साहित्य, संस्कृति, और जो सृजनात्मक रचनात्मक गतिविधियाँ हैं उनको कभी कोई उनमें व्यवधान नहीं डालता है। और ये मध्य प्रदेश के अलावा एक प्रवृत्ति और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा जी, ये अभी तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने तो कुछ और घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने तो जो 10 लाख रुपए था उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया। जी जी जी, अनुदान। हाँ, 5 लाख रुपए तो हमको दिग्विजय सिंह जी कर गए थे। फिर जब लक्ष्मीकांत शर्मा जनसंपर्क मंत्री थे तो वो हमारे सप्रे संग्रहालय के उस समय 30 साल पूरे हुए, तो उन्होंने सहज भाव से, वो विदिशा के हमारे जो मित्र लोग थे वो उनके साथ ही आए थे गाड़ी में, यहाँ वो मुखर्जी थे, तो उनसे पूछा कि भाई वो इनको क्या मदद मिलती, कभी इन्होंने मांग कुछ कहा नहीं है। तो उनके साथियों ने कहा, वो सब उनके एक तरह से भाईचारे वाले लोग थे। तो वहाँ के पत्रकार हमारे अशोक मानवरिया, पदम जैन हैं, अतुल शाह हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब का स्वभाव मांगने का तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत तो है अब, और काम आपको दिख रहा है और सरकार को अपनी तरफ से कुछ सोचना चाहिए। तो उन्होंने घोषणा करी 10 लाख रुपए। तो तब से फिर हम लोग 10 लाख रुपये में अनुदान मिल रहा था। उससे ये होता है कि न्यूनतम हमारे यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको एक तरह से मानदेय मिल जाता है, और कुछ कभी पत्रिका का, कभी विज्ञापन का, कभी जैसे अभी भवन निर्माण हुआ तो भवन निर्माण की भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने पैसा दिया। वो लोग नियमित वो नहीं देते अनुदान, वो किसी परियोजना, कोई काम आप कर रहे हैं, आपका कोई प्रस्ताव है, उसके लिए वो मदद कर देते हैं इस आधार पर कि 75% बोलते हैं कि 25% आप लगाइए। तो ऐसे चलता है काम। लेकिन मुझे लगता है आप भी सहमत होंगे इस मामले में मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही वातावरण बहुत अद्भुत हैं और बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छी सदाशयता है, और इसका अनुभव व्यक्तिगत तौर पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं स्वयं एक सैटेलाइट चैनल का संचालन करता हूं। तो जब ये संचालन करने वाले लोग हैं, सामान्यतः अगर मैं अपने क्षेत्र में देखूं तो सब 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ के ग्रुप हैं,
और मैं बहुत सामान्य सी पृष्ठभूमि पर का व्यक्ति हूँ, तो सरकार ऐसी चीज़ों में सृजनात्मक सहयोग करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये मध्य प्रदेश की एक तासीर है। अब मैं मूल बात पर आता हूँ कि जैसे जो संग्रहालय की वर्तमान जो व्यापकता है या प्रचार जो प्रसार है कि कलेक्शन संग्रहालय का मतलब ही संग्रह है, तो वो संग्रह कितना है और इसको संरक्षित करने का क्या प्रयास है? माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान, ये संस्थान का पूरा नाम है। और मध्य प्रदेश और भारत के लगभग सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों के शोध छात्र सप्रे संग्रहालय की सामग्री के आधार पर अपने काम थीसिस पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। अरे वाह। अब देश से बाहर के भी शोध छात्र यहाँ आने लगे हैं। अभी 1 महीने पहले ही शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के, वहाँ के 3 शोध छात्र यहाँ रह काम करके गए हैं। यहाँ लेखक अपनी किताबें तैयार करने के लिए यहाँ संदर्भ ढूंढने आते हैं। यहाँ पत्रकार, मीडिया के लोग अपने विषयों का यदि किसी विशेष रिपोर्ट तैयार करना है तो यहाँ उसको मिल जाएगा, क्योंकि माधवराव सप्रे संग्रहालय में अब तो ऐसे ज्ञानतीर्थ हम नहीं कह रहे हैं, ये ज्ञानतीर्थ हिंदी की और अन्य भाषाओं के भी जो शिखर जो साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, संपादक हैं, उन्होंने इसको ये नाम दिया ज्ञानतीर्थ का। तो इसमें 1,66,222 पुस्तकें हैं। 1,66,222 वर्तमान में हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, मराठी साहित्य, गुजराती साहित्य और सिंधी साहित्य और अन्य भाषाओं के भी। तो जिन भाषाओं में नाम लिए इनके ज़्यादा हैं। यहाँ 30,000 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएँ, 30,000 शीर्षक, मतलब जैसे धर्मयुग 1950 से 1995 तक निकला, 45 साल। लेकिन हमारे यहाँ उसकी संख्या 1 है, क्योंकि शीर्षक 1 है धर्मयुग। पन्ने उसके 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख होंगे। ऐसे ही अब आप देखें सरस्वती, ये हिंदी साहित्य में एक युग है सरस्वती के नाम पर, द्विवेदी युग। सरस्वती की पूरी फाइल लगभग पूरी, शुरू के 2 साल छोड़ रहे हैं तो 3 साल, तो सप्रे संग्रहालय मिलेगी। विशाल भारत, बनारस चतुर्वेदी, चांद का तो फांसी अंक कितना मशहूर हुआ था, तो चांद, विशाल भारत, माधुरी। अब आज माधुरी चर्चा करें, आप किसी बड़े पढ़े लिखे आदमी पूछे, वो कहेगा हाँ ये फिल्म की बहुत अच्छी पत्रिका थी। लेकिन माधुरी साहित्य की श्रेष्ठतम पत्रिका थी, वो फिल्मी पत्रिका तो बाद वाली दूसरी थी जो निकलती थी और बंद हो गई। ऐसी हमारे नागरिक प्रणाली पत्रिका, महात्मा गांधी के जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो यंग इंडिया हो, नवजीवन हो, फिर उनने और निकलवाए थे हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, ये हों, ये सब सप्रे संग्रहालय आपको मौजूद मिलेंगे। विज्ञान की पहली हिंदी की पत्रिका ये 1915 के अप्रैल में शुरू हुई थी, उसकी पूरी फाइल आज तक की सप्रे संग्रहालय मौजूद मिलेगी। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, अंग्रेजी की बहुत अच्छी पत्रिका हुआ करती थी, बंद हो गई, उसकी फाइल आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ इतने तरह की ये हैं। आज अपने हम जो इंदौर से आपका वो निकलती है वीणा, अब उसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1927 से शुरू हुई, 2027 में उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, उसकी पूरी फाइल यहाँ मिलेगी। विक्रम, सूर्यनारायण व्यास का बहुत अच्छी पत्रिका थी विक्रम, उसकी फाइल आपको यहाँ मिलेगी। तो अब ये जैसे ये जो कागज़ हैं, ये संरक्षित कैसे होंगे? मान लीजिए कहीं कागज़ है तो नुकसान तो हो जाता है, तो क्या इनका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं? हाँ, इसका क्या हुआ कि हम लोग के पास पैसा तो नहीं है, तो यहाँ भारतीय स्टेट बैंक के जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुखिया यहीं बैठते हैं, मुख्य महाप्रबंधक, तो विनोद कुमार मिश्र जी हमारे CGM थे यहाँ, वो यहाँ 2-3 कार्यक्रमों में आए अलग अलग। एक कार्यक्रम में तो हम लोगों ने बुलाया था, उसमें भी आए वो, और 2 दूसरे लोग कार्यक्रम थे। एक रघु ठाकुर किसी किताब के संबंध में कार्यक्रम हुआ था विमोचन का, उसमें आए थे। तो एक बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भाई साहब ये नीचे तो हम लोग देख रहे थे, ऊपर क्या है, तो हम उन्हें ऊपर ले गए। वो किसी सुसंस्कृत परिवार के सदस्य थे, उनके परिवार में एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले साहित्य की अभिरुचि थी, मैथिली के व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा कि विद्यापति हैं आपके पास? तो उन्हें बता दिया ये रखे विद्यापति, निकाल के दिखाया। उन्हें लगा कि ये तो बहुत पुराना कागज़ है, वो ओरिजिनल उनका पहले मुद्रण की थी। उनका बिहारी में कितना है, बिहारी बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे बचाएंगे,
हमका तरीका एक ही है कि इसको हम ताले बंद कर दें और इसको डिजिटलाइज कर लें। तो डिजिटलीकरण ही एकमात्र उपाय है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर लोगों को पढ़वा देंगे, वो कागज़ में प्रमाण चाहिए, दे देख लो ये रखा हुआ है, ठीक हुआ है, काम बन जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हम कब साधन कभी होंगे। हमने भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी निवेदन किया है, अब देखते हैं जब साधन जुट जाएंगे तब। हाँ हूँ इस कहेगा। एक सप्ताह बाद वहाँ से 2 बड़े अधिकारी आए बैंक से, और उन्होंने कहा कि सर ये प्रोफार्मा है, ये हमने आपके सहयोगियों से बैठ के भरवा लिया है, कागज़ ले लिए हैं, बस यहाँ आपको दस्तखत कर देना है। क्योंकि मिश्रा जी उनको कह के बोला था भाई साहब को परेशान नहीं करना है, और वो उसके बाद इस काम में इतना मदद करेंगे, जहाँ अपन को दस्तखत चाहिए वहाँ दस्तखत कर देंगे, बाकी सब आप भर लो, ये कर लो, ले आओ। और एक सप्ताह बाद हमको भारतीय स्टेट बैंक ने 45,83,954 रुपये CSR मद में दिए। उससे हम लोगों ने 10 किलोवाट क्षमता का ऊपर सोलर पैनल लगा लिए। तो बिजली का जो हमारी गर्मी में 6 से 8,000 रुपये बिल आता था, इस बार 2,000 आया। वो जो एस्टेब्लिशमेंट जो इनके साथ एक अनुबंध होता है बिजली वालों के साथ, वो जो न्यूनतम है वो तो दे रहे हैं, बाकी खर्चे हमारे उसी से पूरे हो रहे हैं। हमारी वेबसाइट 2020 से 24 साल पुरानी थी, वो वेबसाइट हमारी नई हो गई, क्योंकि सारी दुनिया में, देश की दुनिया किसी भी कोने में बैठ के आप देख लीजिए कि आपको जो चाहिए वो वहाँ है कि नहीं, तो अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा। ये हुआ। तीसरा काम हुआ डिजिटलाइजेशन का। ये करीब हम लोगों ने 20 लाख पृष्ठों का रखा था एक टारगेट, लेकिन मुझे ये लगता है 25 लाख पृष्ठों से अधिक, तो 1925 तक की जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो तो हो ही जाएगी, कुछ सामग्री 1950 तक की भी हो जाएगी। चल रहा है काम अभी, और दिसंबर तक वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें कुछ ऐसे भी हुआ है, जैसे हम लोगों को लगा सबसे ज़्यादा मांग किस बात की होती है, लोग धर्मयोग मांगते हैं, लोग साप्ताहिक हिंदुस्तान मांगते हैं। इसकी फाइलें इनके प्रकाशकों के यहाँ भी नहीं है, अब वो सप्रे संग्रहालय में ही हैं। दिनमान की फाइल यहाँ है, रविवार की फाइल यहाँ है, रविवार तो बंद हो गया, दिनमान ही बंद हो गया। तो इनके सबके हम लोग को डिजिटाइज करा चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा सप्रे संग्रहालय पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तमाम तरह के पुरस्कार भी प्रदान करता है, शोधार्थियों को एक आर्थिक सहयोग भी देता है। तो ये कहाँ, ये इसमें क्या होता है कि हर समय हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है, बल्कि उसे कहने सब महत्वाकांक्षा जो होती है वो होती है कि उसे सामाजिक स्वीकार्यता मिले, सोशल रिकग्निशन। और वो क्योंकि दाल रोटी तो हर कोई खा लेता है, खुद कमाता है, उसके लिए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। कम पैसा होगा तो रूखी सूखी खा लेगा, अच्छा होगा थोड़ा तर माल खा लेगा, और अच्छा होगा तो और आलीशान भोजन करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी गाड़ी में घूमेगा, वो अपने अपने उस पर है। लेकिन ये कोई किसी से मांगता नहीं है। जी जी जी, ये ख्वाहिश लेकिन सबकी समान रूप से होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें यदि कोई अच्छाई है, यदि कोई गुणवत्ता है, तो फिर उस काम के लिए हमारी सराहना हो। और ये समाज की जिम्मेदारी भी है कि यदि हम अच्छे काम करने वाले की सराहना करेंगे, उसको यदि पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे, तो केवल हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उपकार नहीं है, ये सामाजिक जवाबदारी हमारी भी है कि हम उसे सम्मानित करें। इसके अलावा तमाम विषयों पर यहाँ विचार विमर्श गोष्ठियाँ भी होती हैं बहुत, और इतने विषयों पर होती है कि इतनी विविधता है उसमें। अब जैसे अभी आपने देखा, इसी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने 2 विषय चुने थे। एक विषय था एक देश एक चुनाव, इस समय सबसे ज्वलंत सवाल है, और 1952 से 67 तक होते भी रहे हैं, और वही एकमात्र का हेत है हिंदुस्तान में लोकतंत्र का। लोग अब ऊब गए हैं बार बार के चुनाव से, और ये 7-7 चरण के चुनाव से लोग ऊब गए हैं। मैक्सिमम 2 चरण में चुनाव होना चाहिए और एक साथ हो जाए चुनाव। तो ये हर समय आचार संहिता लगी रहती है, तो काम धंधा कब हो फिर? दूसरा पूरा ध्यान, फोकस वहीं रहता है। ठीक, तो एक तो ये, तो हमारे जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं श्री ओम प्रकाश रावत, तो वो तो उसके विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से, संविधान के प्रति निष्ठा से एक ऊंचा मुकाम कायम किया है। उन्होंने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया रावत जी ने कि उससे उनका भी बड़ा सम्मान बढ़ा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश कैडर के हैं, मध्य प्रदेश के, इससे हमारा भी सम्मान बढ़ा और चुनाव आयोग की भी कद बढ़ा उससे, तो उन्हें महात्मा गांधी सम्मान दी। अभी और जैसे ये जो एक कारवां है, एक कहते हैं कि कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जो ख्वाहिशों का कोई
अंत नहीं है, लेकिन कुछ और ऐसा कि सोच रहे हूँ कि अभी इसमें करना है संग्रह। तो ये है कि संकलन का सिलसिला ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये भारत देश नहीं है, ये महादेश है। इतने बड़े देश, इतनी सारी भाषाएं, इतना सारा विस्तार, तो इसका सब सामग्री एक साथ तो इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम जितना अधिकतम हो जाए उतनी हो जाए। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी इसका एक संग्रहालय खोलें, जो एक आर्काइवल उसका काम करें। हर काम सरकार ही नहीं कर सकती, सरकार आपकी मददगार हो जाए, काम करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आएँ, वो काम करें, एक जुनून, एक मिशन बनाए। वर्तमान पत्रकारिता पर क्या कहेंगे? पत्रकारिता का प्रभाव बढ़ा है, प्रतिष्ठा घटी है। बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया। बहरहाल चर्चा इतनी रोचक दौर में है कि समय सीमा को शायद मैं बहुत समय पहले ही लांघ चुका हूँ, तो निश्चित रूप से किसी और कालखंड में फिर से एक बार और आपके समक्ष बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और जीवन में कुछ करना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, बहना है जो संग नदी के दूर किनारे मत बैठो। तो आइए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए, इस तीर्थों के तीर्थ में डुबकी लगाइए। ये इसको गंगा सागर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, और निश्चित रूप से एक ऐसी कल्पना विजय दत्त श्रीधर की जो युगों युगों तक संभावनाओं के द्वार खोलेगी, संभावनाओं को प्रश्रय देगी। माधवराव सप्रे संग्रहालय और विजय दत्त श्रीधर जी एक दूसरे के पर्याय हैं। सर, तमाम विषयों पर आपसे सुनने समझने को मौका का अवसर मिला। मैं आपको एक शेर और बताता हूँ। जी जी। एक शेर और कहता हूँ, आपके भी काम आएगा, सबके काम आएगा। कर ले कोई रोग पैदा उम्र भर के लिए, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी चलती रही। क्या बात है। तो एक ऐसा रोग, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जज्बा पैदा कीजिए जो समाज के लिए हो, कि हम समाज में हैं तो जॉय ऑफ गिविंग भी हो, समाज को देने का अपना एक आनंद है, और उसी आनंद की जीवंत प्रतिकृति हैं विजय दत्त श्रीधर जी। आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों श्रोताओं को भी।